नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कीज टू सक्सेस में। जेल प्रहरी में आने वाले हिंदी के 20 प्रश्नों का दूसरा सेट का डिस्कशन आज हम करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किस आचार्य ने रस को इस प्रकार परिभाषित किया है? विभावानुभाव व्यभिचारित संयोगदस्य सन्निष्पत्ति। ये किन्होंने किया है? आचार्य विश्वनाथ, आचार्य भरत, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? आचार्य भरत ने। इनके अनुसार कितने रस है? रसों की संख्या इनके अनुसार 8 है। इन्होंने कौन से रस को रस नहीं माना है? शांत रस में। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? नाट्य शास्त्र। ठीक है दोस्तों, आचार्य विश्वनाथ जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। आचार्य विश्वनाथ जी के का प्रसिद्ध कथन क्या है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम। इनके अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 9। हमारा अगला प्रश्न है, उपसर्ग में सर्ग का क्या अर्थ है? सृष्टि करना, निर्माण करना, रचना करना, उक्त सभी। इसका क्या आंसर हो जाएगा? उक्त सभी। आइए उपसर्ग की परिभाषा देख लेते हैं। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लगकर या उसके समीप बैठकर उसमें एक विशेष अर्थ ला देता है। क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। जिसमें उपसर्ग में सर्ग का क्या अर्थ है? सृष्टि करना, निर्माण करना, रचना करना। और उप का क्या अर्थ होता है? समीप। ठीक है दोस्तों, और कुछ जान लेते हैं। जैसे कि हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं? हिंदी में उपसर्गों की संख्या 13 होती है। और संस्कृत के उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। संस्कृत के कौन कौन से उपसर्ग हैं? अति, अधि, अनु। और हिंदी के उपसर्ग अ, अन, क से जैसे कपूत, अ से जैसे अछूता। हमारा अगला प्रश्न है, थर्ड, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आकाश, आम, आषाढ़, आश्रय। इसका सही आंसर क्या होगा? आश्रय। आइए कुछ जान लेते हैं। संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आए शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें और अब क्या जान सकते हैं? अब मैं एक्स्ट्रा कुछ आपको बता देता हूँ। जैसे कि जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये हमेशा तत्सम शब्दों में आते हैं। और इसके अलावा और क्या जान सकते हैं? जैसे र की जो रेक होती है वो हो गया, र की रकार ऊपर की जो होती है वो हो गया। और उसके अलावा और भी है, लेकिन आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप ट्रिक बनाएंगे तभी आपको तत्सम और तद्भव में पहचान हो पाएगी। अन्यथा आप ऐसे नहीं पहचान पाएंगे कि कौन सा शब्द संस्कृत से लिया हुआ है, कौन सा शब्द हिंदी में परिवर्तित हो गया है। हमारा 4th नंबर का प्रश्न है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, आइए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। जैसे प्रत्यय की परिभाषा लिखी हुई, जो किसी शब्द के बाद लगकर या प्रयुक्त होकर मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन या नवीनता ला देते हैं उसे क्या प्रत्यय कहते हैं? प्रत्यय का उदाहरण क्या हो सकता है? घुमक्कड़, रुकावट। ठीक है दोस्तों, और इसमें और क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आइए देख लेते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं लेंगे। जैसे हार, आहार। ठीक है, और उसके अलावा दो या दो से अधिक परस्पर संबंध रखने वाले शब्दों के योग से जो नया शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास के कितने भेद होते हैं दोस्तों? 5, 6। इसकी क्या ट्रिक है? कब तक डीडीटी का छिड़काव करेंगे, अर्थात कर्मधारय, अव्ययीभाव, बहुव्रीहि, दिगु, द्वंद्व और तत्पुरुष समास। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। अवयव किसे कहते हैं? ऐसे शब्द को कहते हैं अवयव जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई भी विकार नहीं होता। इनके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जब, तब, अभी, उधर आदि। हमारा अगला प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं? ऑप्शन है शब्द समूह को, वर्णों के आकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सभी का आंसर आ गया होगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। अगर मैं पूछना चाहूँ वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण की क्या परिभाषा होगी? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि। और ध्वनि को क्या कहते हैं? हम वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52, जिसमें से 13 क्या होते हैं? स्वर होते हैं। 35 क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है दोस्तों,
हमारा अगला प्रश्न है, निम्न विकल्प में से में किसी एक की वर्तनी शुद्ध है, चयन कीजिए। क्या लिखा हुआ है? न्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायाधीश या न्यायाधीश। क्या होता है आंसर? आप सभी को पता होगा, न्यायाधीश। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है 7 नंबर का, निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। क्या ऑप्शन है? राजीव अपने माता पिता का निर्भर रहता है, जो कि गलत होना चाहिए। राजीव अपने माता पिता पर निर्भर है, राजीव अपने माता पिता पर का निर्भर है, राजीव अपने माता पिता पर करता है। क्या होना चाहिए इसका सही आंसर? राजीव अपने माता पिता पर निर्भर है, ना कि का निर्भर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य के नीचे दिए गए विकल्पों में से वाक्य के प्रकार को चिन्हित कीजिए है। ईश्वर करे तुम्हारा जीवन सुखमय हो। किस प्रकार का वाक्य है? विधिवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक। किस प्रकार का वाक्य होगा ये? हम इच्छा कर रहे हैं, हमारी कामना है कि ईश्वर आपका जीवन सुखमय करे, तो किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा? इच्छावाचक। अन्य ऑप्शन को देख लेते हैं, अन्य ऑप्शन की परिभाषा देख लेते हैं। विधिवाचक किसे कहते हैं? जिस वाक्य में किसी बात के होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? विधिवाचक वाक्य कहते हैं। और संदेहवाचक किसे कहते हैं? जिस वाक्य में किसी बात होने का संदेह प्रकट होता है उसे संदेहवाचक कहते हैं। और अगला क्या है? अगला अगला है, जिस वाक्य से एक वाक्य दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर हो उसे क्या कहते हैं? संकेतवाच्य कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, आहूत का विलोम बताइए। आहूत का क्या होगा? अनाहूत, विनाहूत, नाहूत, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा इसका? आहूत का अनाहूत। आहूत का क्या अर्थ होता है? आरंभ करना। अनाहूत का क्या होगा? बंद करना। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न प्रश्न के शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। क्या है ऑप्शन? काम सिलसिला, कम सिलसिला, सिलसिला कर्म, काम कम। क्या होगा इसका सही आंसर? काम सिलसिला। शब्द युग्म क्या होता है? ऐसे दो या दो से अधिक शब्द जिनके उच्चारण में अंतर बहुत कितना हो? बहुत कम हो, लेकिन उनका अर्थ जो हो उसमें कोई साम्यता नहीं हो। ठीक है, ये क्या कहलाता है? शब्द युग्म कहलाता है। 11वें नंबर का क्वेश्चन है, जिस संज्ञा में केवल एक ही व्यक्ति का बोध होता है वो क्या कहलाती है? जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या होगा इसका आंसर? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आइए कुछ जान लेते हैं। एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि राम, कृष्ण, सूर्य, आगरा। जबकि व्यक्तियों या वस्तुओं की जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे कि मनुष्य, लड़का, लड़की, बाल, युवा। और जिन शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुणों का बोध होता है वो क्या कहलाती हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाती है, जैसे प्रेम, दया, शत्रुता, ईर्ष्या। और क्या है? जिन शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, पीतल, लोहा, दूध, पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 4, 5, 3, 8। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मेरे हिसाब से आप लोग को ट्रिक याद करना चाहिए। इसमें हम क्या ट्रिक याद कर सकते हैं? दिग्विजय, DGVYA। तो इस हिसाब से कितने प्रकार हो जाएंगे? 5। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आदि संधि। ठीक है दोस्तों, स्वर संधि की क्या परिभाषा होगी? दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं, जैसे महा, धन, आत्मा। सॉरी, क्या होगा? महा, धन, आत्मा। ये दोनों मिलके यहाँ पे क्या आ रहा है? आ, धन, आ। क्या हो जाएगा ये? महात्मा। 13th, जिस समासिक पद का पहला पद प्रधान हो वह क्या कहलाता है? इसका क्या आंसर होगा? इसका इनमें से कोई नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि द्वंद्व समास में तो दोनों होते हैं प्रधान। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात अंतिम वाला, दूसरा वाला। अव्ययी भाव समास में कौन सा होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है दोस्तों, और समास कितने प्रकार के होते हैं आपको अभी ट्रिक बताई थी। क्या होगा? कब तक,
डीडीटी का छिड़काव करेंगे, है ना। दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप एकम अवयवी भाव समास का एक उदाहरण और तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास का एक एक उदाहरण कमेंट में लिखें। नेक्स्ट है, विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तु या घटना को देखकर हृदय में कौतूहल आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है, उसे कौन सा रस कहते हैं। ऑप्शन है विभत्स, अद्भुत, भयानक, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, आश्चर्यजनक और विचित्रजनक वस्तु से अर्थात क्या होगा, अद्भुत रस हो। इसका स्थायी भाव क्या है, विषम में। विभत्स का जुगुप्सा और भयानक का भय। रस कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 9 प्रकार के, ठीक है। भरत मुनि ने कितने प्रकार के बताए, 8, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, अपकृत्य में उपसर्ग है उप, आ, अप, अनु। जिसमें से आप आ और अनु को तो बिल्कुल हटा सकते हैं। उप और अप की बात करते हैं तो अप होगा इसमें। अगर आपको उपसर्ग पहचानना है तो इसमें क्या करेंगे आप, अपकृत्य, इसमें क्रिया क्या है, कृत्य। पहले सबसे पहले क्रिया पहचानना होगा और उसके पहले जो शब्द लगा होगा वो निश्चित ही उपसर्ग कहलाएगा, अर्थात अप धन कृत्य। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है। भगिनी बहन जो कि सही है, भिक्षा भिखारी जो कि गलत है, भिक्षा का भिखारी नहीं होता है, भिक्षाकारी का होता है। मूल्य का मोल ये भी ठीक है, मानुष का मानुष ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। लोग, गण, वर्ग, प्रेस। इसका सही आंसर क्या होगा, प्रेस। गण का क्या होगा, नक्षत्रगण, तारागण। लोग जैसे पूर्व के लोग, पश्चिम के लोग, उत्तर के लोग। वर्ग में क्या होगा, विभिन्न समुदाय का वर्ग हो जाता है। तो ये सब क्या है, समूहवाचक है ना, लेकिन प्रेस नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, च वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान बताना है। दंत्य, तालव्य, ओष्ठ और कंठ्य। इसका सही उत्तर क्या होगा, तालव्य। जो च वर्ग है वो तालु से जब हम उच्चारण करते हैं तो जो जीभ होती है हमारी वो कहाँ से टकराती है, तालु पर टकराती है। तो च का जो वर्ग है, च, छ, ज, झ और इया, ये क्या है, ये तालव्य व्यंजन है। और क्या है यहाँ पर देख लेते हैं, दंत। दंत क्या होगा, त जो वर्ग होगा वो क्या कहलाएगा, दंत्य दंत्य कहलाएगा। त, थ, द, ध, न, ये क्या है, त वर्ग। ओष्ठ का क्या है, प वर्ग है। कंठ का क्या है, क वर्ग। क, ख, ग, घ, घ आप सबको पता ही होगी, नहीं पता होगा तो याद कर लीजिए। हमारा अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा एक युग्म विपरीतार्थक नहीं है, पूछा गया है। अनाथ का सनाथ सही है, आदि अंत ये भी सही है, अर्ध अपूर्ण ये गलत है, क्योंकि अर्ध का अर्थ होता है आधा और अपूर्ण का भी अर्थ क्या होता है, आधा ही होता है। अर्थात ये क्या हो गया, समानार्थी हो गया, ना कि विपरीतार्थी। और अग्रज और अनुज ये भी विपरीतार्थी है। अग्रज यानी बड़ा और अनुज यानी छोटा। ठीक है दोस्तों। अनाथ का मतलब क्या होता है, जिसके माता पिता ना हो। सनाथ का मतलब क्या होता है, जिसके माता पिता जीवित हो। अगला प्रश्न है 20वां, निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में कोई एक युग्म सही नहीं है, गलत युग्म का चयन करना है। शब्द युग्म क्या होता है दोस्तों, जिसका उच्चारण तो सेम होता है लेकिन अर्थ अलग अलग होता है। तो यहाँ उच्चारण के आधार पर ही अगर आप चेक कर लेंगे तो उस हिसाब से आपको आंसर पता चल जाएगा। छत्र छत्र सही है, सूची सूची सही है, दुर्भाग्य दुर्भाग्य ये शब्द युग्म ना होकर के क्या है, विलोम शब्द है। ठीक है दोस्तों। और तरंग तुरंग ये भी सही है। अगला प्रश्न है 21, सम धन कृति का संधि होगा। समकृति, संस्कृति, संस्कृति, संकृति। क्या होगा इसका सही आंसर, संस्कृति। इसका क्या नियम है दोस्तों, यदि म का मेल क से म तक के किसी भी व्यंजन से अगर इसका मेल होता है तो क्या क्या होता है, म अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। तो इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, संस्कृति हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
हमारा अगला प्रश्न है विद्या दान का समास विग्रह बताना है। ऑप्शन क्या क्या है? विद्या को दान, विद्या का दान, विद्या से दान, विद्या के लिए दान। इसका सही आंसर आपको सभी को पता लग होगा, विद्या का दान होगा, ना कि विद्या को दान, विद्या से दान, विद्या के लिए दान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलंकार को काव्य की आत्मा कहा जाता है, यह किसका कथन है? आचार्य विश्वनाथ, मैथिली शरण गुप्त, पंडित जगन्नाथ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका सही आंसर क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अलंकार को काव्य की आत्मा कहा है। वहीं आचार्य विश्वनाथ जी ने क्या कहा है? आचार्य विश्वनाथ जी ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। हमारा अगला प्रश्न है हरिमुख मानो मधुर मयंक में अलंकार कौन सा है? ये बहुत ही आसान है, आप देख कर के ही पहचान गए होंगे। मानो लिखा हुआ है तो कौन सा हो जाएगा? उत्प्रेक्षा। मनु, मानो, मनहु, जनु, जानो, जनहु, ये सब किस में आता है? उत्प्रेक्षा अलंकार में आता है। हमारा अगला प्रश्न है वर्टोली का पर्यायवाची बताना है। यात्री, रात्रि, सहयात्री, पथ। इसका सही आंसर क्या होगा? यात्री होगा, क्योंकि हम कहते हैं ना कई बार कि देखिए वो टोली जा रही है, तो टोली का अर्थ क्या होता है कि यात्रा जा रही है, और वह यहाँ पे विशेषता बताया जा रहा है वर्टोली, वह यहाँ पर पे उपसर्ग है। दोस्तों हमारे साथ बने ही रहिएगा, 5 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कान भरना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। इसका पहला क्या ऑप्शन है? कान पकना, कान में दर्द होना, चुगली करना, गीत सुनना। इसका सही उत्तर क्या होगा? चुगली करना। आइए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। मुहावरा वह वाक्यांश है जो अपने वाचिक अर्थ का बोध न कराकर लाक्षणिक व्यंगिक अर्थ का बोध कराता है। भाषा में सजीवता और अर्थ गौरव बढ़ाने में भी यह सहायक होता है। हमारा अगला प्रश्न है मदद देना निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन है कंधा पकड़कर चलना, कंधे से कंधा मिलाकर चलना, कंधा देना, कचूमर निकालना। इसका सही आंसर क्या होगा? कंधा देना। अगला प्रश्न है 3 लोक से मथुरा न्यारी लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। ऑप्शन है बहुत सुंदर होना, दूर की वस्तु सुंदर लगना, जरूरत से ज़्यादा पढ़ाई करना, कृष्ण भक्त होना। इसका सही आंसर क्या होगा? जरूरत से ज़्यादा पढ़ाई करना। लोकोक्ति की डेफिनेशन देखेंगे। विद्वानों और जल सामान्य के ऐसे कथन जिनमें जीवन के अनुभवों को संक्षिप्त एवं विलक्षण ढंग से व्यक्त किया जाता है और वे समय की कसौटी पर खरे उतरते हो, कहावत, सुभाषित या लोकोक्ति कहलाती हैं। अगला प्रश्न है लोहे के चने चबाना लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। ऑप्शन है भूखा रहना, घोर कठिनाई का सामना करना, परिश्रम से घबराना, पराजित होना। तो ये भी बहुत आसान मुहावरा है, लोकोक्ति है, आप आसानी से बता देंगे। क्या होगा इसका आंसर? घोर कठिनाई का सामना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरकत, जवाहर, मणि ये किसके पर्यायवाची है? कंचन, हरिप्रिया, चंचला, मणि। किसका होगा? मणि का होगा। कंचन का क्या होगा? सोना, स्वर्ण। हरिप्रिया का क्या होगा? लक्ष्मी जी। और चंचला का क्या होगा? विद्युत, दामिनी। दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिए जिससे कि आप नोटिफिकेशन से चूक ना पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।